हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईडी लर्निंग एकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है, आज हम उसमें आपको वन लाइनर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। और आज के सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर उठाए हैं और आपके आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। तो आज हम आपको यहाँ पर वन लाइनर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रही है, आपको बताना है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो देवकी नंदन खत्री द्वारा क्या लिखा गया है, चंद्रकांता उपन्यास लिखा गया है। और कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि चंद्रकांता ये किस विधा की रचना है। तो ये क्या है, उपन्यास है देवकी नंदन खत्री का। आगे देख लेते हैं, शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, तो आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो ये क्या है, उपन्यास है। और कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि ये उपन्यास किसका है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा क्या लिखा गया है, शेखर एक जीवनी उपन्यास लिखा गया है। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, नदी के द्वीप, एक बूंद सहसा उछली, शरणार्थी आदि इनकी रचनाएं। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद सहसा उछली, ये भी किसकी रचना है, अज्ञे जी की रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। आपको बताना है कि त्यागपत्र जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास रहा है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, सुनीता, सुनीता इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सुनीता, परख, परख, नीलम देश की राजकन्या, ये भी किसकी रचना है, जैनेन्द्र कुमार की रचना है। तो फ्रेंड्स, जो भी आज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में आप नोट करते हुए चलेगा। आज के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद क्या है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रही है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, वैदेही, वैदेही वनवास, चोखे चौबते, चुबते चौबते, ये भी किसकी रचना रही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना रही है। आगे बढ़ जाते हैं, चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है। तो चंद्र हसीनों के खतूत मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास रहा है बेचन शर्मा उग्र का। आगे देख लेते हैं, वैशाली की नगर वधु किसका उपन्यास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैशाली की नगर वधु किसका उपन्यास है। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का क्या है, उपन्यास है। आगे देख लेते हैं, अंधेरे बंद कमरे में किसका उपन्यास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंधेरे बंद कमरे में किसका उपन्यास है। तो ये उपन्यास है मोहन राकेश का। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, अंडे के छिलके, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रही है, लहरों के राजहंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रही है मोहन राकेश की। आगे बढ़ जाते हैं, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। इन्हें ही प्रथम नाटककार, प्रथम, प्रथम नाटककार भी किसे कहा जाता है, प्रथम नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। रंगमंच का जनक, रंगमंच का जनक भी इन्हें कहा जाता है। प्रथम पत्रकार भी किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और आधुनिक युग का जो प्रारंभ माना जाता है वो भारतेंदु युग से ही माना जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं, दोहा कोश के रचयिता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रही है दोहा कोश, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये सरहप्पा की रचना रही है। कभी कहीं कहीं आपको सरहपाद भी यहाँ पर लिखा हुआ दे सकता है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके सही है। सरहपा को ही सरहपाद भी कहा जाता है। तो दोहा कोश किसकी रचना है, सरहपा की रचना है। आगे देख लेते हैं, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रही है अशोक के फूल। तो निबंध संग्रह किसका है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, निबंध संग्रह। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, कुटुज, कुटुज इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है। आलोक पर्व, ये भी किसकी रचना रही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना रही है। आलोक पर्व भी किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे देख लेते हैं, हमारा 11वां क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रही है रसिक प्रिया। तो ये केशवदास की क्या है, रचना है। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, कवि प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका,
रामचंद्रिका, ये भी किसकी रचना है? केशवदास की रचना रही है। रतन बावनी, ये भी किसकी रचना रही है? केशवदास की रचना रही है। आगे देख लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद की वरद त्रयी कवि में कौन कौन शामिल है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि छायावाद की वरद त्रयी में नंद दुलारे वाजपेयी ने किसे किसे रखा है, यानी कि तीन बड़े कवियों में नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के किसे किसे रखा है? तो प्रसाद, पंत और निराला, इन्हें क्या रखा है? तीन बड़े कवियों में किसने रखा है? छायावाद के नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा लिख रखा गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो छायावाद की लघुत्रयी की बात करें, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो छायावाद की लघुत्रयी में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, थ्री वर्मा को क्या रखा गया है? यहाँ पर छायावाद की लघुत्रयी कवियों के में रखा गया है। महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा को छायावाद की लघुत्रयी कवि में रखा गया है। आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे पूछ लेता है। आपको बताना है कि आरंभिक युग को आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। आप ये भी नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? आपको बताना है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो द्वारा क्या किया गया है? खड़ी बोली को काव्य की प्रथम भाषा क्या है? खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले कौन है? प्रथम कवि अमीर खुसरो। आगे देख लेते हैं। सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सरहपा की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना रही है वो कौन सी रही है? दोहा कोश। आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा काल है जिसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है? तो भक्ति काल को क्या कहा गया है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन द्वारा क्या कहा गया है? भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। आगे देख लेते हैं। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की है? आपको बताना है कि रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की है? तो कवि भूषण द्वारा क्या की गई है? वीर रस प्रधान रचनाएं की गई है। किसमें? रीतिकाल में। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, ये सभी किसकी रचना रही है? भूषण की रचनाएं रही है। आगे बढ़ जाते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना रही है। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? और इसकी पंक्ति से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, जिस पथ से जावे वीर अनेक। वहाँ पर ये पंक्तियाँ कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये पुष्प की अभिलाषा जो कविता विधा की रचना है किसके द्वारा लिखी गई है? माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। साकेत के रचनाकार कौन है? आपको बताना है साकेत के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त क्या है? साकेत के रचनाकार है। अगर हम इनकी महत्वपूर्ण रचना की बात करें, भारत भारती किसकी महत्वपूर्ण रचना रही है? और भारत भारती कैसी रचना है? एक क्रांतिकारी रचना रही है मैथिली शरण गुप्त की। और भारत भारती पर ही इन्हें क्या है? राष्ट्रकवि की उपाधि भी किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसवंती के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि रसवंती के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है रसवंती। आपको बताना है कि रसवंती के रचनाकार कौन है, बताइए। रसवंती के रचनाकार कौन है? तो रसवंती के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर क्या है? रसवंती के रचनाकार है। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, रेणुका मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है इनकी रेणुका। हुंकार जितनी भी मैं आपको रचनाएं लिखा रही हूँ ये सभी एग्जाम में पूछी गई है। कुरुक्षेत्र, उर्वशी पर इन्हें क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हारे को हरिनाम मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है इनकी। नीम के पत्ते, ये सभी किसकी रचनाएं है? ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं रही है। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। और रसवंती किसकी रचना है? ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो एक गजानंद माधव मुक्तिबोध की क्या है? काव्य संग्रह है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो विश्वास बढ़ता ही गया मोस्ट इंपोर्टेंट कविता है शिवमंगल सिंह सुमन की। आगे देख लेते हैं। बादल को घिरते देखा है
कविता किसके रचयिता कौन है? तो बादल को गिरते देखा है कविता किसकी है? बाबा नागार्जुन की ये कविता है। तो फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो लेकर आते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब आते हैं अपने 25वें क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसके द्वारा कहा गया है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसके द्वारा कहा गया है? राहुल सांकृत्यायन द्वारा कहा गया है। तो आदिकाल को अगर हम यहाँ पर बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? आदिकाल ही कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आदिकाल ही कहा है। और रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। वीरगाथा काल किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य शुक्ल के द्वारा कहा गया है। शुक्ल द्वारा वीरगाथा काल कहा गया है। आगे देख लेते हैं, दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? अगर हम दूसरी परंपरा की रचना की बात करें तो डॉक्टर नामवर सिंह की क्या है? रचना है दूसरी परंपरा की खोज। आगे देख लेते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें तो इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी गई है। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने नोट लगाकर लिखा है, इनके द्वारा रीतिकाल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं कर पाए वो किसके द्वारा किया गया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया है। उन्होंने रीतिकाल को 3 वर्गों में विभाजित किया है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, हमारा 28वां क्वेश्चन है, प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? आपको बताना है प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है। तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखी है और डिटेल से मैंने वहाँ पर प्रगतिवाद को समझाया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रगतिवाद की बात करें तो प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो मार्क्सवाद से प्रभावित है। आगे देख लेते हैं, अंधा युग किसकी रचना है? आपको बताना है कि अंधा युग रचना किसकी है। तो अगर हम अंधा युग की बात करें तो ये धर्मवीर भारती की क्या है? रचना है। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है अंधा युग, इनकी रचना धर्मवीर भारती की। आगे बढ़ जाते हैं, अब लो नसानी अब न नशे हो किसकी उक्ति है? कई बार एग्जाम में पूछी गई है पंक्तियाँ, आपको बताना है ये उक्ति किसकी है? अब लो नसानी अब न नशे हो, तो ये तुलसीदास की क्या है? उक्ति है। इनके महाकाव्य की बात करें, रामचरितमानस, रामचरितमानस ये किसकी रचना रही है? तुलसीदास की रचना ही रही है। आगे देख लेते हैं, राहुल वेल रचना किसकी है? राहुल वेल के रचनाकार कौन है? तो रोड़ा कवि क्या है? राहुल वेल के रचनाकार है। आगे देख लेते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कई बार एग्जाम में कुछ कविता ये पंक्तियाँ पूछी गई है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये पंक्तियाँ किसकी है? मीराबाई की पंक्तियाँ है। और इनकी रचना की बात करें, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना रही है? इन्हीं की रचना रही है। और इनकी भक्ति की कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी भक्ति किस प्रकार की भक्ति की थी? तो माधुर्य भाव की क्या थी? इनकी भक्ति भावना थी। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो ये आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंधित है। द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही हुआ है। और एक महत्वपूर्ण पत्रिका रही है सरस्वती पत्रिका रही है द्विवेदी युग में, जिस आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जिसका संपादक 1903 से 1920 तक क्या रहे हैं? इसके संपादक रहे हैं। यहाँ पर आप कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास क्या है? रामचरितमानस के रचयिता है। और इसमें कितने कांड है? यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो कितने कांड है? इसमें 7 कांड है। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। आगे देख लेते हैं, गोदान के रचयिता कौन है? गोदान कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो गोदान के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी गोदान के रचयिता। गबन भी इन्हीं की है। पंच परमेश्वर, ईदगाह इनकी कई इन्होंने 300 प्लस क्या लिखी है? कहानियाँ लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। सेवा सदन ये किसकी है? गोदान, गबन, ईदगाह, पंच परमेश्वर, मंत्र ये सभी किसकी रचनाएं रही है? मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं रही है। आगे देख लेते हैं, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर कई बार पूछी गई है। हवा में हस्ताक्षर के साहित्यकार कौन है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है हवा में हस्ताक्षर। आगे देख लेते हैं, निस्दिन बरसत नैन हमारे पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो निस्दिन बरसत नैन हमारे ये पंक्तियाँ किसकी है? सूरदास की है। इनकी बात करें, साहित्य लहरी,
सूरसागर साहित्य लहरी किसकी रचना रही है? सूरदास की रचनाएं रही है। आगे देख लेते हैं, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी की बात करें तो अमीर खुसरो की क्या है? खालिक बारी किसकी? अमीर खुसरो की। और उन्होंने मुकरिया भी किसके द्वारा लिखी गई है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। आगे देख लेते हैं, रामचरितमानस की शैली कैसी है? रामचरितमानस की शैली कई बार पूछी जाती है, तो रामचरितमानस की शैली कैसी है? प्रबंध शैली है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें कितने कांड है? यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रामचरितमानस में कितने कांड है? अगर हम इसकी कांड की बात करें तो 7 इसमें कांड है। यहाँ भी आप नोट करते चलेगा। तो प्रबंध शैली किसकी है? रामचरितमानस की प्रबंध शैली है। यहाँ अगर हम बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो 7 कांड की बात करें, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये क्या है? इसके 7 कांड है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं, कौन सा कवि मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त हुआ? तो रसखान ऐसे कवि है जो मुसलमान होते हुए भी क्या हुए? ये कृष्ण भक्त हुए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा कवि है कि जो मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त कवि हुआ? तो कौन है? रसखान जी। आगे बढ़ जाते हैं, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? तो बिहारी सतसई मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है। तो बिहारी सतसई किसकी रचना रही है? तो बिहारी लाल की रचना रही है बिहारी सतसई। आगे देख लेते हैं, नमक का दरोगा कई बार पूछा गया है। नमक का दरोगा कहानी किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की क्या है? नमक का दरोगा। तो मंत्र भी इन्हीं की रचना रही है। और अगर हम इनकी बात करें, गबन, गोदान, ये सभी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, ये सभी किसकी रचना रही है? मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं रही है। नमक का दरोगा कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। आगे देख लेते हैं, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का जो प्रथम महाकवि कहा गया है तो किसे कहा गया है? स्वयंभू को कहा गया है। अगर हम इनकी रचना की बात करें, कई बार इनकी रचना से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनकी रचना रही है पयूम चरियो। पयूम चरियो किसकी रचना रही है? स्वयंभू की रचना रही है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो कविता क्या है आपको बताना है कि ये क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? कविता क्या है? निबंध के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर हम इनकी अन्य रचना की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सूरदास, रसमीमांसा, ये किसकी रचना रही है? चिंतामणि, ये सभी किसकी रचना रही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना रही है। अभी भी नोट करते हुए चलिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे देख लेते हैं, गीतांजलि के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है गीतांजलि। तो अगर हम गीतांजलि की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है इसके रचनाकार? अगर हम यहाँ पर देखें, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि की रचना की गई। कब की गई? 1913 में। और इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसे? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है गीतांजलि। आगे बढ़ जाते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि माटी की मूर्ति रचना किसकी है? क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। और ये किस साहित्य की रचना है? यहाँ से यानी कि किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? रेखा चित्र है, माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी का। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम। अगर हम प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास की बात करें तो इनका अधूरा जो उपन्यास है वो है मंगलसूत्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मंगलसूत्र इनका क्या है? अधूरा उपन्यास है। आगे देख लेते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये किसकी पंक्तियाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, आपको बताना है ये पंक्तियाँ किसकी है। तो ये पंक्तियाँ है भगवती चरण वर्मा की, कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। भगवती चरण वर्मा। आगे देख लेते हैं, चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है चीप की दावत, कई बार एग्जाम में पूछे गए। और ये किस विधा की रचना है? कहानी है किसकी? भीष्म साहनी की। आगे देख लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई? तो चंदवर दाई। तो अभी भी नोट करते ही चलेगा, और कई बार एग्जाम में पूछी गई है पृथ्वीराज रासो। इसके रचनाकार कौन है? चंदवर दाई। और ये आदिकाल की क्या रही है? रचना रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आपको हमारी क्लास, हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें आप ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। ऐसा ही कंटेंट लेकर हम अगली वीडियो में भी आपके लिए लेकर आएंगे।
तो आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। बाय, थैंक यू।